नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों हेतु RGHS अर्थात राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई है। उसमें आवेदन करने से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैंने आपकी सहायता पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट मेरे पास लगातार आ रहे हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उन सभी शंकाओं का समाधान लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी जो भी शंका है वो दूर हो सके। तो चलिए साथियों, देखते हैं शंकाओं के समाधान। सबसे पहले हम बात करते हैं RGHS क्या है। तो इससे संबंधित ये पहली ही शंका है हमारे कुछ साथियों की, तो उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ दी गई है। RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है। तो ये आप इससे परिचित हो चुके होंगे RGHS से। अब RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है, तो उससे संबंधित इसमें हमें जानकारी दी गई है। राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिवारजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। अब इसमें अगली जो शंका का समाधान हमें किया गया है, मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है। तो हमें यहाँ बताया गया है RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन करना आवश्यक है। आपको पंजीयन करना आवश्यक है। इसके लिए RGHS वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID लॉगिन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं। तो स्थिति आपको साथियों यहाँ पहली क्लियर की गई है। इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको याद दिलाया है पहले भी, कि आपके लिए पहले ही जारी कर रखा है। उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। अब यहाँ जो हमें क्लियर किया गया है वो है SSO पर लॉगिन करें, RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें, एम्प्लॉय ID दर्ज करें, परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें, स्वघोषणा प्रस्तुत करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। तो आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं आवेदन करने के लिए। अब साथियों, स्थिति दूसरी हमारे पास आती है, वो है जब जन आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है। इससे संबंधित भी मेरे पास बहुत से साथियों के अधिकतर कमेंट आए हैं। तो आपको क्या करना है, SSO पर लॉगिन करें, RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें, पंजीयन नहीं होने पर जन आधार के पेज पर लिंक पर क्लिक करें। आपको वहाँ मेरे पास जन आधार नहीं है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो जन आधार का पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से खुद ही स्वयं बिना ई-मित्र पर जाए आपका जन आधार में पंजीयन करा सकते हैं। वही प्रक्रिया हमें यहाँ बताई गई है। जन आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें। जन आधार पंजीयन के बाद RGHS में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति 1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाएं। फिर साथियों, जो वही बात आती है यहाँ पे कि आप जब पंजीयन कर लेंगे तो जो मैंने वीडियो में प्रक्रिया बताई है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब साथियों, इसमें अगला जो शंका है वो ये बनी हुई है हमारे साथियों के मन में, क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो साथियों, बिल्कुल मैंने स्मार्टफोन से ही पंजीयन किया है। आप स्मार्टफोन से इसका पंजीयन कर सकते हैं। अब आगे इसमें दिया हुआ है हमें RGHS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से होंगे। तो उसके लिए आपका जन आधार आवश्यक है और आपकी एम्प्लॉय ID, और यदि आप पेंशनर हैं तो PPO संख्या आपके लिए अनिवार्य होगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब RGHS फैमिली का अर्थ क्या है, तो वो भी हमें यहाँ दिखाया गया है साथियों। हालांकि मैंने मेरी वीडियो में इसे पहले ही क्लियर किया हुआ है। RGHS फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी तथा सरकारी कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान व माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन स्थान पर रहते हो और जिनकी मासिक आय 6000 से कम हो। साथियों, इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आपके माता पिता
की आय 6,000 से अधिक है तो वो आपके साथ इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब अगली शंका समाधान है इसमें, RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंधित आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही की जा सकती है। साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि कोई गलती उसमें है जन्म दिनांक की, नाम की या संबंध की, तो आपको कैसे सही करना है। उसके लिए RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं सरकारी कर्मचारी से संबंधित आदि सूचना गलत होने पर जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है। यदि आपकी गलती है तो आप आपके जन आधार को शुद्धिकरण करवाइए, वहाँ जो आपका कार्ड बनेगा उसमें ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगी। अब अगला शंका समाधान इसमें हमें बताया गया है, क्या ये योजना परीक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू रहेगी। साथियों, ध्यान रखिएगा कि परीक्षा काल में जो कर्मचारी और अधिकारी है उनके ऊपर क्या ये योजना लागू रहेगी, तो उसमें दिया हुआ जी हाँ, ये योजना परीक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू रहेगी। तो सभी साथी जो भी राजकीय सेवा में है, वो परीक्षा काल में है या जिनका स्थायीकरण हो चुका है, उन सबको ये आवेदन करना है। अब अगला इसमें बताया गया है हमें, यदि पति पत्नी की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या RGHS में लाभ दोनों को मिलेगा। तो साथियों, इससे संबंधित भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि उनको एक आवेदन करना है या 2 आवेदन करना है, तो उस शंका का समाधान आपको यहाँ दिया गया है। जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही RGS कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कार्ड एक ही रहेगा लेकिन लाभ दोनों को मिलेगा। अब अगला इसमें बताया गया है हमें, क्या जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर RGHS योजना का लाभ दे है। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताया गया है, प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक संतानें हैं तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में दोनों को एक इकाई माना जाएगा। मतलब आपके प्रथम प्रसव में यदि 2 बालक या बालिकाएं हैं तो उनको 2 मानना है, और द्वितीय प्रसव में यदि आपके 2 बालक या 2 बालिकाएं होती है तो उसको आपको 1 काउंट किया जाएगा। लेकिन प्रथम प्रसव में यदि आपके 2 संतान हो जाती है तो इस बात को ध्यान रखना है, उससे अधिक इसमें योग्य नहीं होंगे, क्योंकि प्रथम प्रसव में ही आपके 2 संतानें हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली शंका समाधान की। RGHS योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। तो RGHS योजना अंत्यरोगी चिकित्सा, IPD, डे कैरियर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाभार्थी किन किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है। अगला बिंदु, ये समस्या या शंका आपके सामने आ सकती है, तो इसमें हमें बताया गया है, कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। अब अगली शंका समाधान इसमें दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे पुनर्भरण देय है। तो इसके लिए हमें यहाँ दिया गया है, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए CGHS पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है, जिनमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। अब साथियों, यहाँ हमें बहुत सारी बीमारियाँ बताई गई है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाया हुआ है, उससे जुड़िए। मैं ये आदेश वहाँ आपको अवेलेबल करवा दूँगा। आप वहाँ से बिल्कुल यहाँ ये जो आदेश आपको डिस्प्ले हो रहा है ये प्राप्त कर पाएंगे और अन्य सूचनाएं भी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियों के लिए आपको पुनर्भरण अन्य अस्पतालों से भी देय होगा। अगला है साथियों, क्या कोविड-19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लास में शामिल किया गया है। तो उसका आंसर है हाँ, योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है। तो साथियों, ये समाधान भी आपका हो चुका है। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु की। तो अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार पर बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार की है। तो अब आपको यहाँ देख लेना है, आपकी जो भी वेतन श्रृंखला है, जैसे मान लो 36,000 रुपये तक आपका है तो आपको सामान्य वार्ड या जनरल वार्ड मिलेगा। 36,000 से
63,000 तक है तो कॉटेज अर्ध निजी वार्ड मिलेगा, और 63,000 से अबो है तो डिलक्स और निजी वार्ड इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पताल में भर्ती होने पर दिया जाएगा। अब साथियों आगे जो सवाल आता है, मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है? तो अब साथियों इसका समाधान हमें बताया गया है। जिन लाभार्थियों का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। साथियों ये बात ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको आपका जन आधार कार्ड बनाना होगा। उक्त जन आधार पंजीयन संख्या के आधार पर RGHS लाभार्थी बन सकते हैं। तो आप जन आधार नंबर लेट आएंगे तो उसके पंजीयन नंबर से भी इसके सदस्य बन सकते हैं। आगे है इसमें, क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? तो साथियों इसका हल है नहीं, क्योंकि भामाशाह कार्ड को ही जन आधार में गवर्नमेंट ने निःशुल्क कन्वर्ट कर दिया है। और यदि आप के पास वो नहीं है तो मैंने आपकी सहायतार्थ वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है। उसकी सहायता से आप आसानी से आपका जन आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और वहां से आपके नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। अगला है साथियों इसमें, ई वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का आहरण किया जा सकता है? तो यहाँ दिया हुआ है 114 के बाद के कर्मचारियों के ई वॉलेट में राशि प्रति परिवार 5 लाख रुपए रखी गई है एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। आपको ध्यान देना है कि आपका एक वर्ष में जो इलाज होगा वो 5 लाख तक का होगा, लेकिन कोई गंभीर बीमारी है तो आपको 10 लाख तक उसका पुनर्भरण दे है। अगला शंका समाधान है, यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष में उपयोग में ली जा सकती है? तो उसका उत्तर है साथियों जी नहीं, वो अगले वर्ष में काउंट नहीं होगी। आपको एक वर्ष में 5 लाख या 10 लाख की राशि ही होगी। यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। उसके बाद अगला शंका समाधान इसमें है, लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकता है? तो इसका उत्तर है साथियों, परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है, क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद बीमारियां भी शामिल है? तो नहीं, इस योजना के अंतर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारी हेतु भी चिकित्सा कवर सम्मिलित है। आगे है इसमें, मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जन आधार कार्ड में नाम नहीं है, क्या उससे योजना का लाभ मिलेगा? तो साथियों इसे भी देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। हाँ, उसको लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत मात्र परिवार के जन आधार के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। ध्यान रखना है साथियों, उसको इलाज तो मिलेगा लेकिन वो जब तक 1 वर्ष का हो जाता है तब तक, उसके बाद उसका जन आधार कार्ड में पंजीयन आपको करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद है, क्या लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? तो उसका आंसर है साथियों हाँ, परंतु इसके लिए नवविवाहित वधू का नाम परिवार के जन आधार कार्ड में तत्काल जुड़वाएं। इसके लिए वो अपने नज़दीकी मित्र केंद्र अथवा राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जन आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ नहीं दे रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति को हम योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं उसका नाम जन आधार में होना आवश्यक है। अगली शंका हमारे साथियों के मन में आती है, मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा या नहीं? तो साथियों मेरा इसमें जवाब है और यहाँ भी दिया हुआ है नहीं, क्योंकि जन आधार में यदि उसका नाम नहीं होगा तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे है साथियों, RGS लाभार्थी की श्रेणी क्या क्या है? अब अगली शंका समाधान इसमें आती है, RGHS लाभार्थी की श्रेणी क्या क्या है? तो साथियों मेरे से भी कुछ साथियों ने ये कमेंट करके पूछा था कि उनकी श्रेणियाँ क्या है, तो उसका यहाँ जवाब दिया गया है। RGHS लाभार्थी का श्रेणीवार विवरण जो वेबसाइट आपको यह दी हुई है पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप ट्रेस कर सकते हैं कि किस श्रेणी को कौन सा लाभ दे होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ दिया गया है,
से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहां संपर्क किया जाए? तो साथियों, आपको टोल फ्री नंबर यहां डिस्प्ले हो रहा है। इस टोल फ्री नंबर को मैं आपकी सहायता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां से भी ले सकते हैं और वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और अपनी शंकाओं, यदि और कोई शंका है आपके मन में तो उसका समाधान पा सकते हैं। साथियों, जन आधार पर आपको कैसे रजिस्टर करना है, यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो उससे संबंधित वीडियो में शीघ्र ही वीडियो जारी करने वाला हूं आपकी सहायतार्थ। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहना है। जैसे ही मैं वीडियो अवेलेबल करवाता हूं वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको मैं ऐसी प्रक्रिया बताऊंगा जिसके द्वारा आप स्वयं मोबाइल की सहायता से ही आपका जो जन आधार कार्ड है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं बिना किसी ई मित्र पर जाए। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। और हाँ साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर हमेशा उपलब्ध कराता रहता हूं। तो आप चैनल से निश्चित रूप से जुड़ें। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो जानकारी अन्य साथियों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।